हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेटा आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका जेपी सर। ठीक है। और अपना क्लास 10th का जो पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, और रियल नंबर के ऊपर दो एक्सरसाइज थी, वो तो बेटा आपने कर ली है। ठीक है। आज अपन नया चैप्टर करते हैं स्टार्ट, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है। और ये है आपका सेकंड चैप्टर। आज सिर्फ इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे भाई। भाई पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो चलिए बेटा, पोलिनोमियल क्या होता है देखते हैं। तो कहता है पोलिनोमियल, देखिए, कहता है पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है एल्जेब्रिक? क्या है? एक्सप्रेशन, यानी जिसके अंदर प्लस माइनस इनटू डिवाइड वाले सिंबल्स का यूज होगा, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। और कंसिस्टिंग ऑफ वन आर मोर टर्म। क्या? एक एक या एक से ज्यादा टर्म। वो ज्यादा क्या हो सकती है? दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है। एंड और कहता है ऑफ विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। एक्सपोनेंट का मतलब होता है बेटा पावर। क्या होता है? पावर। कोई भी एक वेरिएबल है उसकी पावर को, घात को हिंदी में बोलते हैं घात और इंग्लिश में बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इज जीरो। या तो वो क्या हो? जीरो हो, और या क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। भाई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं चलेगा। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर या तो जीरो हो और या क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना। कोई भी एक इक्वेशन जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जैसे ये रही, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज हुआ है, प्लस माइनस, ठीक है, इंटू डिवाइड, कुछ भी हो सकता है डिवाइड में भी। ठीक है। और कहता है कि वन आर मोर टर्म, यानी देखो ये इनको आप ट्रम बोलते हैं। ये एक ट्रम है, ये दो ट्रम है, और इसमें कितनी ट्रम है बेटा? एक, दो और तीन ट्रम है। ठीक है ना। एक या एक से ज्यादा ट्रम हो, और जो वेरिएबल की पावर है ना, या तो जीरो हो या क्या हो? पॉजिटिव। इसमें देखो क्या पावर है बेटा? एक पावर है ना, जिसको आप पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव वन है। ठीक है। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए भाई, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो चाहे। ठीक है। अब आप कहोगे सर जीरो का मतलब क्या? अरे इसको आप इंटू में एक्स की पावर जीरो बोल सकते हैं ना, और किसी की पावर जीरो क्या होती है? वन होता है। तो वन इंटू फाइव, यानी फाइव का फाइव ही रहा ना। तो आप इसका मतलब है या तो जीरो हो या क्या हो? पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल ये रहा, इसके अंदर कितनी पावर है? इसकी एक्सपोनेंट कितना है? वन, और इसमें कितना है? दो। देखो है ना, पॉजिटिव है। ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो एल्जेब्रिक हो और उसके अंदर एक या एक से ज्यादा टर्म हो, ठीक है, और उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो या तो हो जीरो और या क्या हो? पॉजिटिव हो, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है। तो उसको आप क्या बोलेंगे भाई? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। चलते, अब आप कहोगे सर इसमें जो ट्रम आई है उसका मतलब क्या है? तो चलो भाई ट्रम के बारे में सीखते हैं। जैसे आपके पास ये आ गया बेटा ट्रम। ठीक है। तो ट्रम के अंदर जैसे मान लो कुछ भी लिख रखा है, 5x लिख रखा है बेटा, जो आगे x का जो वेरिएबल है ना, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यानी जो नंबर वाला पार्ट है, जैसे काउंटिंग वाला पार्ट है, क्लियर है, जो काउंटिंग वाला पार्ट है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। और ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। तो इसको आप ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? ट्रम बना देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 7x है, ये एक ट्रम है। ठीक है। इसके अंदर इस वेरिएबल की पावर कितनी है? वन है। ठीक है। अब ये आगे क्या है? ये है कोफिशिएंट, जिसको आप बोलते हैं गुणांक। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए ये रहा। अब इसके अंदर मैं आपसे बोलता हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो आप कहोगे 5 है सर। एक्स का कोफिशिएंट कौन है? 3 है। और ये जो बिना एक्स वाई वाली टर्म होती है, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको आप बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं भी। ठीक है। अब इसके अंदर वेरिएबल कौन है बताइए? y। और इसके अंदर इसकी पावर कितनी है? एक्सपोनेंट कितना है? दो है। इसका एक्सपोनेंट कितना है? वन है। और ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको आप बोलते हैं भी ट्रम। अब इसमें कितनी ट्रम है बताइए? एक ट्रम। सर इसमें एक, दो और ये तीन, इसमें कितनी ट्रम है बेटा? तीन ट्रम है। ठीक है। ऐसे इसमें कितनी ट्रम है? एक, दो और तीन ट्रम है। लेकिन वेरिएबल क्या है इसमें? y। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब कहता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रम, ट्रम के हिसाब से। अच्छा, पहले आता है बेटा आपके पास मोनोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। ठीक है ना, मोनोनोमियल आता है। इसका मतलब होता है एक ट्रम होना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 7x, ये क्या है? एक ट्रम है, तो इसको आप बोलेंगे मोनोनोमियल। ठीक है। अब बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो ट्रम हो। दो ट्रम का मतलब जैसे मान लो मैंने 7x स्क्वायरिंग और प्लस में क्या लगा दिया? 5x लगा दिया। देखो इसमें कितनी ट्रम है? एक ट्रम ये रही, एक ट्रम ये रही, तो इसको क्या बोलेंगे आप? बाइनोमियल बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। क्लियर है भाई? अब देखिए, अब ट्राइनोमियल का मतलब क्या है? जिसमें तीन ट्रम हो। तीन ट्रम कुछ भी हो सकती है। मान लो 4x की क्यूब है,
प्लस में 5x है, प्लस में क्या है 7 है, इसमें कितनी टर्म आ गई, 1 2 और कितनी आ गई, 3 टर्म आ गई। तो इसको क्या बोलेंगे आप, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है, जिसमें 3 टर्म हो। अब आप ये मत कहना सर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर नहीं है, अरे ट्रम से मतलब है ना, इसमें एक ट्रम, दो ट्रम और तीन ट्रम है, इसको आप क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है भाई। तो ट्रम के हिसाब से जिसमें एक ट्रम है वो मोनोनोमियल हो गया, जिसमें दो ट्रम है उसको आप क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसके अंदर तीन ट्रम है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर है भाई। अब चलते हैं आप आगे। अब देखिए डिग्री क्या होता है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, डिग्री बोलेंगे, ठीक है। अब कैसे, देखिए यहां देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे ये बोला कि 7x² है, तो इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो ये दे दिया मैंने, मान लो x है और प्लस में 2 है, ठीक, ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि सर इसमें ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा टर्म, इसमें टर्म कितनी है, 1 2 और 3 टर्म है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल हो गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ इसमें वेरिएबल कौन है, आप कहोगे सर वेरिएबल x है, तो मैंने कहा उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, बड़ी से बड़ी पावर क्या है, देखो वेरिएबल तो ये x है, इसके ऊपर कितनी पावर 1 है, इसके ऊपर कितनी है 2, हाईएस्ट कौन सी है, आप कहोगे सर ये वाली है हाईएस्ट, मतलब ये टर्म है x² और इसमें हाईएस्ट पावर है ये 2, क्या है 2, तो इस 2 को आप क्या बोलेंगे, डिग्री। अगर आपसे ये कोई ये पूछता है इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2 है, तो इसकी डिग्री होगी जी 2 होगी। कितनी होगी बेटा, डिग्री होगी 2 होगी। अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये कहा x³ प्लस में आपका दे दिया 5x प्लस में दे दिया जी 7 दे दिया, ठीक है। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये रही सर 3 है, ये कितनी है 1 है, लेकिन अपने को कौन सी देखनी है, हाईएस्ट देखनी है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने आपसे ये बोला 7x² प्लस में 5x³ प्लस में 2 बोल दिया, अब मैं आपसे बोलता हूं क्या ये पॉलिनोमियल, आप कहोगे सर बिल्कुल पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर डिग्री क्या है, तो आप कहोगे सर वेरिएबल देखिए, वेरिएबल कौन सा, x वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इस पे 2 है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है, 3 है ना, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी, चाहे वो भले ही आगे ना लिखियो कहीं पर भी लिखियो, अपने को तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है, तो आप कहोगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसके अंदर डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। क्लियर है भाई। अच्छा अब आइए, अब क्या कहते हैं, कहता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से आप इसका कैसे कैटेगराइज करते हैं। देखिए पहला है डिग्री के हिसाब से लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, कितनी होगी बेटा, 1 पावर होगी। देखो ये एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो या उससे ज्यादा हो, उसको आप क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में इस वेरिएबल यानी x की पावर कितनी है, आप कहोगे सर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो इसकी पावर कितने बेटा 1 है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। अच्छा इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, तो आप कहोगे सर 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है भाई। अच्छा अब इसके अंदर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, आप कहोगे सर मैक्सिमम जो पावर है ना वेरिएबल की वो 3 है, तो इसको आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है भाई। अच्छा अब आइए भाई, अब कहता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स का जीरोस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जीरोस का मतलब होता है कोई भी एक पॉलिनोमियल दे दिया, आप उसके अंदर कोई एक ऐसी वैल्यू डालिए जो उसको पूरे को क्या बना देगी, जीरो बना देंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का। मतलब कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि x प्लस में 5 है, ठीक है, इसका जीरोस क्या होगा, यानी एक ऐसी वैल्यू जो इस x की जगह पे मैं पुट करूं और वो इस इक्वेशन को यानी इसको क्या बना दे, जीरो बना दे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसका जीरोस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा ये, तो बेटा इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप इसको किसके इक्वल ले लीजिए, जीरो के इक्वल ले लीजिए। अब आपने जीरो के इक्वल लिया, यहां से x की वैल्यू निकाली है, प्लस में उस तरफ जाके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। अगर आप इस इक्वेशन में यानी x प्लस 5 में x की जगह -5 डाल दोगे तो वो इसको क्या बना देगा, पूरा जीरो बना देगा। तो
ये जो x की वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, इस इक्वेशन का जीरोस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, जीरोस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अब आप -5 पुट कीजिए x की जगह पे, आपने किया कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस इक्वेशन को इस वैल्यू ने क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो ये इस इक्वेशन का ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, जीरोस है। क्या है भाई, जीरोस है। ठीक है, अब वो कहता है कि नंबर ऑफ जीरोस, यानी जीरोस कितने आएंगे। मान लो कोई आपको इक्वेशन दे रखी है बेटा, उस इक्वेशन में जीरोस, जीरोस का मतलब x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे। यानी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x और y, उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को क्या बना देगी, जीरो बना देगी, उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, जीरोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, जीरोस बोलेंगे। तो वो कहता है नंबर ऑफ जीरोस इन ए पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, उसकी किसके इक्वल होएगा बेटा, डिग्री के इक्वल होएगा। अब डिग्री के इक्वल, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि भाई x प्लस में 7, इसके जीरोस बताइए, तो आप इस इक्वेशन में ये देखिए कि वेरिएबल की पावर कितनी है। आप कहोगे सर एक है, एक है ना, कुछ नहीं है तो क्या होते हैं, एक पावर है। तो इसमें एक पावर है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, एक है, तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे, एक ही आएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायरिंग प्लस में 5x प्लस में मान लो 2 दे दिया। अब इस इक्वेशन के जीरोस कितने होंगे, इस इक्वेशन में इस वेरिएबल की डिग्री देख लीजिए। आप कहोगे सर मैक्स, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है, तो इसके जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएगा बेटा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे। क्लियर है भाई, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। देखो आपने जो नॉर्मल मैथमेटिकल आपने जो वैल्यू निकाली थी, जैसे इसकी वैल्यू निकाली x प्लस 7, इसका जीरोस क्या था, आपने इसको निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए आपने किसके इक्वल लिया भाई, जीरो के इक्वल लिया। जीरो के इक्वल लेने के बाद x की वैल्यू आ गई इस तरफ जाके -7 आ गया, तो -7 इस इक्वेशन का क्या है, जीरोस है, मतलब वो इसको क्या कर रहा है, पूरी तरह से जीरो बना देगा। ठीक है, तो ये जीरोस था। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई अपन तो ऐसे निकाला ना, इसके एक जीरोस है, या फिर आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसके जीरोस कितने आ जाएंगे, आप कहोगे सर 2 आ जाएंगे। क्यों 2 आए, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 2 है। क्यों है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी डिग्री कितनी है, 2। जितनी डिग्री होगी उतने ही इक्वेशन के क्या आएंगे, जीरोस आएंगे। भाई 2 आ गए, अपन तो ऐसे निकाल रहे हैं ना, लेकिन वो कहता है अगर इस इक्वेशन का कोई ग्राफ दे दिया आपको, कोई भी ग्राफ। अब आप कहोगे सर ग्राफ कैसे, देखो अपन ने 9th क्लास में बेटा इसके ग्राफ बनाए हुए हैं। अपन ने ऐसे कोई भी, मान लो आप क्या लेते थे, ये x एक्सिस ले लेते थे, ये क्या हो जाता था, -x एक्सिस हो जाता था, ये क्या आ जाता था आपका y, और ये क्या आ जाता था, y डैश बोल देते थे या नेगेटिव y बोल देते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको एक इक्वेशन बनानी होती थी, याद है आपको, आपने ऐसे इक्वेशन ऐसे बनाई थी, मान लो x प्लस में y इज इक्वल टू मान लो आपका 8 दे रखा है। तो आपने उसको कैसे बनाया था, आपने सबसे पहले x की जगह पे क्या रखते थे, 0 रख देते थे। सर x के 0 रखा तो y कितना आ गया, 8 आ गया। फिर आप y की जगह पे मान लो 0 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने इसको नंबर लाइन पे शो किया, x की वैल्यू मान लो 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 8 यहाँ होगी, तो ये पहला पॉइंट हो गया भाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 8 और y 0 यही होगा। तो आपने ऐसी लाइन लगाई थी ना, इसका मतलब है कि किसी भी इक्वेशन को आपने इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। अब आपको ना ग्राफ देगा, वो इक्वेशन नहीं देगा। अगर इक्वेशन देता, ठीक है, तो आप उसके नॉर्मल सोल्व करके आप उसके जीरोस निकाल सकते थे। अब कोई भी इक्वेशन हो सकती है, मान लो आपने तो ये इक्वेशन ली है ना, इक्वेशन तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो इक्वेशन नहीं देगा, वो आपसे सिर्फ ग्राफ बना के दे देगा। कोई भी लाइन कैसी भी हो, किसी भी ग्राफ की ऐसी कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, वो ग्राफ के रूप में आपको देगा इक्वेशन, और आपसे कहेगा कि इसके जीरोस बताइए कितने होंगे। ठीक है ना, तो इसको कैसे समझते हैं आप, देखिए इसको रफ कर लेते हैं भाई पहले। हाँ जी, देखो कहता है मान लो आपके पास कोई भी, आपको निकालना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दे रखा, उसके ज्योमेट्रिकल यानी ग्राफ दे रखा होगा, और आपसे वो कहेगा इसके कितने जीरोस है। ठीक है, कैसे, फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स। मान लो कोई भी पी एक्स एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसके जीरोस आपसे पूछ रहा है। तो आप कैसे, बेटा कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनना, अगर मान लो आपको ग्राफ ये दे दिया,
ये ग्राफ दे दिया बेटा। यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, और यहाँ आप बोल देते थे नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स डैश बोल देते थे। इसको आप क्या बोलते थे, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ इसको आप नीचे की तरफ आप वाई डैश बोल दो या नेगेटिव वाई बोल दो। यहाँ आप ओरिजिन शो करते थे, ठीक है भाई। तो यहाँ आपने ओरिजिन किया। अब देखिए, अगर कोई पी एक्स है, ठीक है, उसकी इक्वेशन आपको लाइन के ग्राफ के रूप में मान लो ऐसे दे दी, ऐसे दे दी, ये दे दी, ठीक है, ये दे दी। ये किसकी इक्वेशन, ये किसकी लाइन है, ये इस पी एक्स की है। पी एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने अभी पीछे लिया था ना, एक वैल्यू ली थी और उसके ऊपर आपने उसकी टेबल बना के ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया था, वो तो मैंने आपको दी थी वैल्यू। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है, पर मान लो जो भी थी उसका उसने ग्राफ दे दिया और वो आपसे ये पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिकल मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप ये बताइए इस पी एक्स के कितने जीरोज होंगे। अब आप कहते हैं सर मेरे को अगर ऐसे देता ना, एक्स की क्यूब प्लस में 5x प्लस में मान लो 2, ऐसे कुछ भी देता, कोई भी इक्वेशन देता, तो आप मैक्सिमम पावर देखते, ये वाली यानी डिग्री, इसको आप डिग्री बोलते हैं वेरिएबल की। तो आप कहते हैं सर इस इक्वेशन के कितने जीरोज आएंगे, 3 जीरोज आएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बेटा, 3 आएंगे, 3 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है ना। तो अब तो आपको ये इक्वेशन तो नहीं दे रखी, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई आपके कोई भी इक्वेशन है आपको उससे मतलब नहीं है भाई, उसने ग्राफ बना के दे दिया और आपसे वो कहता है कि उसके जीरोस बताइए। तो सुनना बेटा, जब भी ग्राफ की फॉर्म में दे रखा हो तो ध्यान रखना, जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस, तो याद रखना जित एक्स एक्सिस को, एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस को चाहे लाइन टच करे, क्या करे, चाहे टच करे, ठीक है, जितनी बार भी टच करेगी और जितनी बार उसको कट करेगी उतने ही जीरोज होंगे। टच और कट, जितनी बार भी एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक्स एक्सिस को जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करे या फिर कट करे उतने ही उसके क्या होएंगे, जीरोज हो जाएंगे। अब आप मेरे को ये बताइए एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन कितनी बार कट कर रही है, तो आप कहोगे सर एक तो यहां कट कर रही है भाई, तो ठीक है, और एक यहां कर रही है। तो इस ग्राफ के लिए इसके नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे आपके पास, कितने आ जाएंगे भाई, 2 आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अच्छा कोई और ले लेते हैं आप अगर आप, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। देखिए ठीक है, अगर वो आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे दे, देखिए ये दे दिया भाई, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश बोल दे बेटा, इसको आप क्या बोल देंगे, वाई, और यहां मैंने बोल दिया वाई डैश बोल दिया। अब आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो मान लो आपको कुछ इस तरह से दे रखी है, कोई भी करो, देखिए ऐसे है, ठीक है, ये पी एक्स है कोई भी, और उसकी है ना आपको ग्राफ के ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें ये बोलता है कि उसके जीरोस कितने होंगे, कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो मैंने आपको कहा जितनी बार भी टच करे या कट करे, अब देखो एक यहां कट कर रही है, 1 2 3 4 5, 5 बार इसको कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ ऐसे दे देता आपको, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है बेटा, वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। अब की बार आपको कुछ इस तरह से दे दिया भाई, देखना ये वाली दे दी, ये दे दी। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर टच करे चाहे कट करे, क्या करे बेटा, चाहे एक्स एक्सिस को टच करे चाहे क्या करे, कट करे, जितनी बार भी टच करेगी या जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो बेटा एक बार तो यहां टच की और एक यहां कट कर दी, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे बेटा, 2 आ जाएंगे। क्लियर है भाई। तो नंबर ऑफ जीरोस आप ग्राफिकली ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा अब आइए इस पे, ठीक है। अब क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। भाई अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, उसके
जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट मतलब जैसे मान लो x ये दे रखी है। अच्छा आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, ए एक्स स्क्वायरिंग प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है सर, ए है। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, बी है। और जो ये सी है वो होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म होता है, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई वेरिएबल की सपोर्ट नहीं होती। या आप ऐसे कह सकते हैं इसका जो कोफिशिएंट ये जो सी है इसके इनटू में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, जीरो। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर जीरो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये कहता है कि मान लो जीरोस और कोफिशिएंट, इन कोफिशिएंट ए बी सी इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो कहता है बेटा सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस आपके आगे। अब मेरे को ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बेटा इसके जीरोस कितने आएंगे भाई, कितने जीरोस आएंगे, तो आप कहोगे सर 2 जीरोस आएंगे। कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। क्यों, नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, डिग्री के इक्वल। पॉलिनोमियल की जो डिग्री, और डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। क्लियर है भाई, तो बताइए मेरे को कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसके जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। ठीक है ना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अपन तो वैसे ले रखी है रिप्रेजेंट के। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरो, मान लो 2 जीरोस कोई भी आए, 2 वैल्यू कोई भी आए, एक वैल्यू को अगर आप अल्फा बोल देंगे और एक को क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे, तो वो कहता है अगर जो भी जीरोस आए हैं अगर आप उसको ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय में ए। माइनस बी यानी एक्स का कोफिशिएंट, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस तो आएगा, तो आप इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, ये क्या है, ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। क्लियर है, तो इसको आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जो भी जीरोस आए हैं इसके अकॉर्डिंग मेरे जीरोस आएंगे 2। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोस आएंगे 2। अब उन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, तो आप कहोगे सर इस इक्वेशन में जो सी है यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कांस्टेंट। ठीक है ना, डिवाइड में क्या आएगा, ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो भी आपके जीरोस आए हैं अगर आप उनका सम करोगे तो वो किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाय में ए। ठीक है, अच्छा, और जो भी जीरोस आए उनका अगर प्रोडक्ट करोगे तो सी बाय ए। तो आप इसको ऐसे, वो सी क्या होता है, कांस्टेंट रकम को बोलते हैं। ए क्या, देखो दोनों में देखो ध्यान से बेटा, इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और इसमें भी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो सर अब है ना, इसमें आप पजल रहते हो, तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हो, मेरी बात सुनो, यानी सम, देखना सुनना, सम में आप ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस में सम। अच्छा ऊपर देखो, नीचे वाला तो बिल्कुल सेम है, ए है तो यहाँ भी ए है, नीचे वाले की तो याद करने की जरूरत है ही नहीं भाई, आप एक बार याद कर लिया ध्यान रह जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। ठीक है, अब ऊपर वाला ध्यान रखना है, देखो ये क्या, सम ऑफ में एस बोलेंगे आप इसको, और ये क्या है, बी, तो सब। अच्छा प्रोडक्ट को आप पी बोल दें और ऊपर आता है सी, यानी सब पीसी। क्या बोलते हैं, पीसी यानी कंप्यूटर, सब पीसी, ऐसे याद रख लोगे, सब पीसी, सब मतलब सम। ठीक है ना, बी मतलब, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है बेटा, क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और प्रोडक्ट आए तो ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। अब आपको पता है कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, क्लियर है, तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं भाई, क्लियर है, सब पीसी। ठीक है, अब चलिए अभी नेक्स्ट पे, जैसे अब इस रखिए बेटा, क्या दे रखी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन के आपको क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं बेटा, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो इसके मेरे को अगर जीरोस फाइंड आउट करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो याद रखना रूल क्या है, जो भी कांस्टेंट रकम है, कांस्टेंट रकम कौन है, 6 है, अब इस कांस्टेंट रकम की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जो भी एक्स स्क्वायर के सामने है उससे। अब बताइए मेरे को, एक्स स्क्वायर के सामने कौन है सर, 2 है, कांस्टेंट रकम कौन है, 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो भी एक्स स्क्वायर के सामने है, अगर कुछ नहीं है तो उसको आप क्या बोल देंगे, 1 है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, तो भाई ठीक है। अब देखिए, तो आपने कांस्टेंट रकम की मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है। ठीक है, तो आपके पास आ गया बेटा, रिजल्ट आ गया जी 12, कितना आ गया बेटा,
12 रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जब भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना है, अब आपके पास जो भी कांस्टेंट रकम है उसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब ये जो रिजल्ट आया ना, उसके बाद आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं, अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करते हो आपस में, कोई भी दो नंबर आप सोचिए, और उनकी मल्टीप्लाई करने पर यही रिजल्ट आए जो यहां आया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 12 आया। हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अलग होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट रकम और कोफिशिएंट भी तो अलग अलग होंगे। तो मतलब ये है कि कांस्टेंट रकम के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जो भी यहां रिजल्ट आया है, उसके बाद आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी आप मल्टीप्लाई करो तो यही रिजल्ट आए। क्वेश्चन मार्क का मतलब सोचने हैं, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लाई करो तो यही रिजल्ट आए। और जो आपने सोचे हैं उन दोनों नंबरों को चाहे तो आप करो ऐड, चाहे आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, लेकिन कोफिशिएंट किसका आना चाहिए, एक्स का आना चाहिए। कोफिशिएंट किसका आना चाहिए बेटा, एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए भाई। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना, 8 है, तो आपके पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी गुणा करे तो क्या आए, 12 आए, और उन दोनों को जो आप सोच रहे हो उनको चाहे आप ऐड करो चाहे करो बेटा सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 8 है, तो 8 आए। बताइए ऐसे दो नंबर। तो आप कहोगे सर 12 की 1 से गुणा करूंगा तो भी तो 12 आता है, मेरे को ऐसे दो नंबर सोचने जिनकी गुणा करो तो 12 आए। तो आप कहोगे सर ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करो 12 आए, तो मेरे पास एक नंबर तो है 1, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है, 12 है। अगर आप इनके आपस में गुणा करते हो तो भी तो 12 आता है। लेकिन मेरी बात सुनो, जो आपने सोचे है अगर आप इनको जोड़ते हो तो 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। अच्छा, इनको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आएगा 11, लेकिन मेरे को क्या चाहिए भाई, 8 चाहिए। क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो ये तो रिजेक्ट हो गए, ये नंबर रिजेक्ट है भाई अपने। अब सोचिए कोई और नंबर सोचिए। तो आप कहोगे सर 3 मल्टीप्लाई में 4, ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करो तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है भाई। लेकिन मैंने साथ में कहा जिनकी आपने गुणा की है उन दोनों को चाहे जोड़ो चाहे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इनको जोड़ा तो 7 आया, लेकिन माइनस किया तो 1 आया, ना तो मेरे 7 काम का और ना मेरे 1 काम का भाई, तो ये भी रिजेक्ट हो गए दो नंबर। क्लियर है, तो ये नंबर भी क्या हो गए बेटा, रिजेक्ट हो गए। तो ऐसे दो नंबर सोचो भाई जिनकी गुणा करे तो 12 आए, और उन दोनों को चाहे आप प्लस करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए बेटा, 8 रिजल्ट आना चाहिए, जो यहां आया है, ठीक है। तो आपने देखा ना तो मेरे 12 और 1 काम का, ठीक है, ना तो मेरे 12 और 1 काम का, ठीक है भाई, फिर ना मेरे 3 और 4 ये काम के। तो अब उसके बाद मैंने देखा कि भाई मेरे पास 6 और 2 भी ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ के देखिए, 6 और 2 को जोड़ दिया बेटा आपने, 6 और 2 को जोड़ दिया तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। कोई भी एक काम करने से आए, चाहे एडिशन करने से आए चाहे सब्ट्रैक्शन करने से आए, तो आप कहोगे सर जोड़ने से 8 आ रहा है। अगर आप माइनस करोगे तो 4, कोई भी एक काम करने से आए, अपना 8 आ गया ना तो काम चल गया ना। तो आप कहोगे सर मेरे पास ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करूंगा मैं तो क्या आएगा, 12 आएगा, और उन दोनों को प्लस या माइनस करूंगा तो क्या आएगा भाई, 8 आएगा। जो आपने दो नंबर सोच लिए, कितने सोचे हैं, कौन कौन से, 6 और 2 थे। उसके बाद जो नंबर आपको मिल गए हैं 6 और 2, उसके बाद पहली रकम एज इट इज लिखिए, लिख दो भाई एज इट इज, और लास्ट वाली एज इट इज लिख दीजिए, लिख दी। अब यहां पे आपने जो दो नंबर सोचे हैं वो लिखिए। क्या सोचे थे आपने, 6 और 2 सोचे थे ना, तो लिखिए 6 और 2, आगे पीछे कैसे भी कर लो, 6 और 2। वेरिएबल कौन है, x है, तो यहां पे x लगा देंगे, क्लियर है। अगर यहां पे y है तो आप y लगा दो, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों को साइन देने की। क्या बात आती है, साइन देने की भाई, कौन सा प्लस का आएगा कौन सा क्या आएगा, माइनस का आएगा। देखो मोस्टली बच्चे इनको साइन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैथ नॉर्मल सोचेंगे कि इनका टोटल जोड़ कितना होना चाहिए, माइनस का 8 होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये भी माइनस का और ये भी क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, यानी दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी कितना बना देंगे, 8 बना देंगे। सर अगर साइन अलग अलग हुए तो ये 8 बन नहीं पाएगा, ठीक है ना। अगर जिसको प्रॉब्लम आती है बेटा इनको साइन देने में, उसके लिए भी अपने पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं आपको नाम देने के लिए या तो इनको साइन देने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है, उसको सुनना बेटा, सुनना। देखो यहां तक अपने को दो नंबर तो मिल ही गए ना। अब सुनो,
बेटा मान लो आपके एक है ना राजा था, पहले एक स्टोरी सुनिए, ठीक है, उसके बाद आपको साइन देने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटा एक राजा था और उसके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। कितने बेटे थे बेटा? 2 बेटे थे। अब राजा जैसे ही डेथ के करीब हुआ, यानी मरने वाला हुआ, तो उसको चिंता सताने लगी कि भाई मैं अपनी गद्दी पर किसको बैठाऊं, ठीक है। तो भी बड़े बड़े बेटे को राजा बनाऊं या छोटे बेटे को राजा बनाऊं, उसको चिंता होने लगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, देखो राजा के पास है ना हमेशा ना मंत्री होते हैं सलाह देने के लिए, ठीक है। तो मान लो उसने पहले अपने मंत्री को बुलाया, अब उसके पास 2 मंत्री थे, ठीक है, ठीक है। तो उसके पास जब मंत्री आया तो राजा ने अपनी प्रॉब्लम यही बताई कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी गद्दी पर कौन बैठेगा। तो पहला जो मंत्री आया उसने बोला राजा सोचना क्या है, क्या सोचना है? जो तेरा बड़ा बेटा है ना वही तेरी गद्दी पर बैठेगा तेरे मरने के बाद। तो राजा बोला ठीक है भाई, पर राजा ना संतुष्ट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं क्या पता उसे शंका हो कि भाई बड़े वाला ठीक से राज्य चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, क्या पता छोटा उससे ज्यादा गुणकार हो, यानी उसको अच्छे से प्रजा का ख्याल रखना आता हो, सुख दर्द सुनता हो उसके। तो राजा को शंका हुई, फिर राजा ने दूसरे मंत्री को बुलाया, राजा ने सेम प्रॉब्लम यही उसको बोली कि भाई मेरे मरने के बाद मैं गद्दी पर किसको बैठाऊं। तो दूसरा मंत्री बोला राजा तो राजा तो बाद में, पहले क्या है? एक पिता है बच्चों का, ये तेरे दोनों बेटे तेरे लिए दोनों ही बराबर है। बोला फिर क्या करे? बोला तू ऐसा कर, तेरी संपत्ति क्या है, तेरी गद्दी है ना, वो दोनों में बंटवारा कर दे। बोला कैसे बंटवारा करूं? बोला ऐसे कर दे कि भाई अगर मान लो दोनों को तू राजा घोषित कर दे, दोनों मिलजुल के क्या चलाएंगे? शासन चलाएंगे। मान लो एक दिन बड़े वाला नहीं आया तो छोटे वाला गद्दी पर बैठ सकता है, कार्यभार संभाल सकता है, ठीक है। और छोटे वाला है, छोटे वाला नहीं आया तो बड़े वाला बैठ जाएगा भाई, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए मेरे को, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई मान लो देखो आपने स्टोरी वगैरह में सुने होंगे, यहाँ राजा की गद्दी है, ठीक है, यहाँ किसकी होती है? मंत्री की गद्दी होती है, और यहाँ पे और प्रजा भी बैठी होती है, ठीक है, और जो भी उसके मंत्रीगण हैं वो सारे बैठे होते हैं, नौरत्न जो भी है, ठीक है, सलाहकार वगैरह सारे बैठे होते हैं। अब अपने को गद्दी से मतलब है राजा और मंत्री वाले, राजा और मंत्री वाले, ठीक है। पहले वाला जो मंत्री आया उसने राजा को क्या सलाह दी थी? उसने राजा को एक ही सलाह दी, तेरा बड़ा बेटा किस पर बैठेगा? तेरी गद्दी पर बैठेगा, तेरी गद्दी का वारिस कौन है? बड़ा है। तो राजा बोला छोटे का क्या करे? बोला उसको मंत्री बना दे भाई, उसको मंत्री बना दे, ठीक है। लेकिन दूसरे वाला जो था उसने बोला तो राजा तो बाद में, पहले इन बच्चों का क्या है? पिता है, और पिता के लिए दोनों बेटे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो दोनों को राजा घोषित कर, ठीक है। अच्छा, अब पिता की जायदाद में अगर देखो पहले जो था ना वो यही माना जाता कि राजा की गद्दी पर बड़े बेटे का ही अधिकार है, चाहे वो शासन को ठीक चलाए या ना चलाए उससे मतलब ही नहीं था, भाई बड़ा जो बेटा है वही गद्दी पर बैठेगा। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, आज हमको पता है कि संपत्ति में लड़कियों का भी बराबर अधिकार होता है, समानता का अधिकार है, ठीक है। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, तो आप मेरे को एक बात बताइए, आप किसकी सोच को अच्छा मानोगे? आप कहोगे सर दूसरे वाले मंत्री की सोच अच्छी थी, उसने कहा तू राजा बाद में, पहले बच्चों का पिता है, और जो तेरे पास है वो इक्वल बंटवारा कर दे, ठीक है। और जो गलत बोलता है या गलत सोचता है, आप बोल देते बंदे की नेगेटिव थिंकिंग है, भाई गलत बोल रहा है, ठीक है। तो अब सुनना, अभी स्टोरी के अकॉर्डिंग सुनना बेटा। तो कहता है कि भाई सुनो यहां पर जो ये होता है इसको आप बोलते हैं मंत्री, क्या बोलते हैं भाई? मंत्री बोलेंगे। ये है अपना मंत्री। अब यहां पे मंत्री कौन है? प्लस वाला है। कौन है मंत्री भाई? प्लस वाला मंत्री बैठा है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाला बोला है। और ये है राजा, क्या है? राजा। स्टोरी के अकॉर्डिंग समझिए भाई, ठीक है। अब ये है आपका राजा, और यहां होता है ये मंत्री, ये होता मंत्री, ठीक है। और ये होते उसकी गद्दी, ठीक है ना, ये गद्दी होती है ये वाली, ठीक है। और ये होते हैं उसके दोनों बेटे। अब सुनो, अब राजा मंत्री कौन सा है यहाँ पे? पॉजिटिव वाला है, यानी अच्छी थिंकिंग वाला है। इसने क्या बोला था? राजा तेरे दोनों बेटों में तेरी गद्दी को समान रूप से बांट दे, जो भी तेरे पास है वो इक्वल दे दे उनको, सेम। तो बोला भाई ठीक है। मेरे पास मंत्री था पॉजिटिव थिंकिंग वाला, अच्छे वाला, इसने राजा को सलाह दी और राजा ने अपनी गद्दी का बंटवारा इसके अकॉर्डिंग दोनों को क्या कर दिया? सेम कर दिया। मतलब दोनों को क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। अगर यहां पे प्लस होता, मंत्री देखना है, मंत्री जो भी है पॉजिटिव थिंकिंग वाला है ना, तो जो इसके पास है वो दोनों के पास चला जाएगा,
अगर यहाँ पे बेटा क्या होता, माइनस का होता, क्या होता, माइनस का होता, तो आप बोलते सर ये नेगेटिव थिंकिंग वाला है। अगर ये नेगेटिव थिंकिंग वाला है तो इसने राजा को सलाह दी, जो तेरे पास है वो बड़े बेटे को दे, चाहे आगे पीछे कैसे लिखे होते आप उसको दे देते, ठीक है ना। तो ये माइनस का, मान लो अगर यहाँ पे माइनस का होता, नेगेटिव मंत्री होता, वो इसको सलाह देता जो तेरे पास है वो किसको दे दे, तेरे बड़े बेटे को दे दे, ठीक है। और उसका उल्टा साइन छोटे को दे दे, क्योंकि गद्दी तो दो ही थी, एक राजा की और एक मंत्री की, मेन तो दो ही थी ना, ठीक है। तो भाई यहां ये प्लस का मंत्री है, तो इसने बोला राजा जो तेरे पास है वो दोनों में इक्वल बांट दे, तो इसने बांट दिया, जो भी इसके पास होगा वो दोनों को बांट देगा, ठीक है भाई। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लो, वैसे नॉर्मली आप ले रहे हैं भाई, ठीक है, मान लो 3x स्क्वायरिंग प्लस का मान लो 6x प्लस में मान लो 7, ऐसा कुछ भी है, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे चेक करके नहीं लिख रहे हैं, इसको वैसे लिख लिया, और मान लो यहां पर इसके दो नंबर आ गए, 3 और 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, ठीक है। तो और आपने यहाँ पे साइन ले लिया जी, ये वाला साइन ले लिया, मान लो ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। अब बताइए मंत्री कौन है, नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव थिंकिंग वाला है ना, तो इसने राजा से क्या कहा था, सुन राजा जो तेरे पास है ये वो किसको दे, बड़े को दे, बड़ा चाहे कहीं लिखा हो, ये बड़े के पास आता, और उसका उल्टा सिंबल किसके पास आता बेटा, छोटे के पास। ये इसके पास पॉजिटिव, इसके पास क्या आता, नेगेटिव आता। उसने मतलब नेगेटिव सोच वाले ने दोनों को इक्वल नहीं किया था, लेकिन पॉजिटिव सोच का था, यानी पॉजिटिव मंत्री था। मंत्री अगर यहाँ पॉजिटिव होता, जो इसके पास होता वो दोनों में इक्वल चला जाता। क्लियर है? तो बताइए मेरे को, पॉजिटिव मंत्री था, उसने राजा से जो तेरे पास है वो दोनों को दे दे। अब साइन देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, क्लियर है? तो चलते हैं भैया आगे। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, अब इन दोनों को अलग कर लो और इन दोनों को अलग सोच लो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताइए सर? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है दो भी आ रहा है कॉमन, और x भी तो आ रहा है ना, तो 2x आ गया। अब यहां से 2 भी कॉमन आ गया, x भी गया, तो x स्क्वायर है ना, तो 2x थे, यहाँ पे 1 गया तो 1 तो बच गया। अब माइनस था, 2 3 6 यानी 3x तो जा चुका है भाई, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर मेरे को इन दोनों में नहीं पता चल रहा क्या बनेगा, तो बेटा जो इस ब्रैकेट में आया वही यहाँ पे एक ब्रैकेट बनेगी, बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब सेम आना चाहिए तो आप कहोगे सर इस ब्रैकेट में x है तो इन दोनों में से यहाँ x आएगा, तो मतलब माइनस का 2 नहीं आएगा। माइनस का 2 क्या ले लो, बाहर ले लो, क्योंकि बेटा जो यहाँ है ना वही यहाँ बनना चाहिए, बिल्कुल सेम डिटो। तो आप कहोगे सर x माइनस 3 है, बिल्कुल x माइनस 3 यहाँ बनेगा, तो इन दोनों में से x, यानी आप देखो x आएगा, x कब आएगा, जब माइनस का 2 बाहर आ जाए। तो बेटा माइनस का 2 बाहर लिख के जो भी इसके अंदर है वो एज इट इज डाल दो, देखने की जरूरत नहीं है, हर बार बिल्कुल सेम बनेगा। अब चलो देख लेते हैं, अगर आप माइनस कॉमन निकाल लिया तो दोनों के साइन पलटे, ये पॉजिटिव हो गया, किसका हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है बेटा। 2 कॉमन आ गया तो x 2 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए ये और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो इनमें से आप एक ब्रैकेट उठा लेंगे, ठीक है, और इस ब्रैकेट के सामने वाला और इस ब्रैकेट के सामने वाला एक ब्रैकेट में डाल दो, डाल दिया भाई, ठीक है। अब आप क्या फाइंड करते हैं, इसके जीरोस फाइंड करते हैं, जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको जीरो के इक्वल ले लो, इसको और इसको दोनों को, तो आपने x माइनस 3 को किसके इक्वल ले लिया, 0 के इक्वल, और यहाँ पे भी आपने क्या ले लिया, 2x माइनस 2 को किसके इक्वल ले लिया, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 2x, ये प्लस का उस तरह जाके किसका हो गया बेटा, सॉरी माइनस का उस तरह जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, इनटू में, तो कहाँ गया बेटा, डिवाइड में गया, तो यहाँ आ गया, तो कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया जी आपके पास 1। तो आपके पास 2 जीरोस आए हैं, एक 3 और एक क्या है, 1 आया है। क्लियर है? तो अपने पास 2 जीरोस आए थे इक्वेशन के, एक तो आपके पास आया था 3 और एक आपके पास क्या आया था जी, 1 आया था। और इक्वेशन क्या थी आपके पास, इक्वेशन ये थी 2x स्क्वेयरिंग, ठीक है, क्या थी, 2x स्क्वेयरिंग माइनस का 8x था, और प्लस में क्या था भाई, 6 था। ये आपके पास इक्वेशन थी जिसके ये 2 जीरोस आपके पास ये आए। अब आपको प्रूफ करना है इनका रिलेशन। क्या प्रूफ करना है बेटा, रिलेशन। रिलेशन क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस लिखिए, सम ऑफ जीरोस यानी 3 प्लस में 1, ये 2 जीरोस थे ना, इनका सम कर दीजिए, ठीक है, वो इक्वल आना चाहिए भाई, माइनस b बाय में a के इक्वल। चलो करते हैं, माइनस b क्या है, देखो माइनस तो फॉर्मूले में है ही, b की वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या है, सॉरी मेरी बात सुनो, माइनस तो यहाँ फॉर्मूले, b की वैल्यू क्या है सर, x का कोएफिशिएंट भी होता है, x का कोएफिशिएंट देखिए, अपनी इक्वेशन क्या होती थी, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में क्या था, c था, x का जो भी कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती थी ना, तो x का कोएफिशिएंट कौन है, 8 है ना,
माइनस का 8 एक्स का -8, तो -8 यहां रखोगे बेटा, और डिवाइड में क्या है ए कितना है एक्स का कोफिशिएंट, तो आपने रखा जी 2। तो देखो माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस हो गया बेटा 8 बाय में 2, तो कैंसिल होके आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। देखिए यहां से भी रिजल्ट कितना आया 4, और वहां से भी रिजल्ट कितना आया 4 आ गया, तो ये प्रूफ हो गया भाई। ठीक है, अच्छा चलो अब प्रोडक्ट के ऊपर देख लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब, इसको अगर आप अल्फा या बीटा में दिखाना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा, अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा कितना था, मान लो 3 था, बीटा कितना था 1 था। ठीक है, यानी आपके पास अब किसके इक्वल आना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे आपके पास था c बाय में a। c क्या है बोलिए, 6 है सर, 6 है। a बोलिए कितना है सर, 2 है, x का कोएफिशिएंट होता है, सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 2। तो रखिए, तो आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, और यहां से भी 3 इंटू 1 कितना आ गया 3 आ गया, और यहां से भी आपके पास 3 आ गया, तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन उसमें रह गया था जो आप करवा रहे थे बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।